नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका टॉपिक रहेगा यानी निगमीय टैक्सेशन लॉज के बारे में बात करेंगे एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन लॉज के बारे में आपका चैप्टर चल रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपका 14 नंबर यानी 14 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को विदित है कि आपका जो एनर्जी डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की जो वैकेंसी थी 371 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट की, वो जारी की जा चुकी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त 2026 तक मिड नाइट तक भरे जाएंगे। ठीक है। तो मेरे द्वारा यानी वामिका अकेडमी के माध्यम से जुवेनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है। तो इसमें मैं कोर्स की लगभग हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ कि आपको किस प्रकार से कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है। तो इसमें सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, एमसीक्यू सीरीज रहेगी, डाउट क्लासेज रहेगी और 200 प्लस वीडियो क्लासेज रहेगी। साथ में आपका जब तक एग्जाम कंप्लीट होगा तब तक आपको क्लासेस चलती रहेगी और साथ में पार्ट बी की करंट अफेयर्स के बारे में भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। तो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन चल रहा है जिसमें ऑलरेडी आपकी 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी 14 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये शायद आपकी सेकंड लास्ट क्लास है और इसके बाद में आपकी लास्ट क्लास और होगी। उसको कंप्लीट करने के बाद में आपके ठीक है एंड 15 क्लासेज में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो आपका डिवेंचर से रिगार्डिंग 4-5 क्लासें वो सेपरेट बना रखी है, तो इस प्ले लिस्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा। यानी अकाउंटेंसी में वो क्लासें हैं, अकाउंटेंसी वाली प्ले लिस्ट में क्लासें हैं और इसमें ऐड कर दूंगा। तो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग 20-22 क्लासें हो जाएगी। ठीक है। अब आपको किस प्रकार से क्लासें मिलेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यानी जैसे मैं जो वीडियो है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन के में मैं टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन करता हूँ। तो आपको मोस्टली यानी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली जो प्रेफरेंस दें वो टेलीग्राम चैनल को दें। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे, यानी वीडियो आपको यूट्यूब पर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। हो सकता है आपके पास में नोटिफिकेशन थोड़ा लेट पूछे। ठीक है। तो जैसे क्लास अपलोड होती है मैं तुरंत आपको जो टेलीग्राम चैनल उसके माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में जो भी क्लास से कंप्लीट होते ही यानी चैप्टर कंप्लीट होते ही टॉपिक का जो चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एक्सेट्रा जो भी है वो सब टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध रहेंगे। तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है। और उसके अलावा प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी मैंने 6 बना रखी है। 4 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एन अकाउंटेंसी कंप्लीट है, जीएसटी कंप्लीट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट है और आपका इसके अलावा सामान्य ऑडिट कंप्लीट है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी कल कंप्लीट कर लेंगे एंड 5 क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। और उसके अलावा आपकी इनकम टैक्स पैरेलल 2025 वाला और 1961 वाला जो एक्ट है वो पैरेलल चल रहा है, जिसमें 8-10 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और कल से आपका इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे। जल्द ही आपको मैं 10-12 दिन में टारगेट रखूंगा कि इनकम टैक्स 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को साथ साथ लेते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे और बाद में जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग प्ले लिस्ट में यानी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने जो प्ले लिस्ट है मैंने बना रखी है अब तक की, वो लिंक पिन कर रखा है। तो आप वहाँ जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। यानी ऑलरेडी आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मेरा टारगेट है कि मैं लास्ट अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद में जो भी पिछली कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई, चाहे राजस्थान में हो, अदर स्टेट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनका जो भी एमसीक्यूज है वो सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। यानी थॉटिकल चैप्टर है और ये चैप्टर आपको ध्यान रखना है, पहले वीडियो में बताया था मैंने और इसमें भी बता रहा हूँ कि ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी काम आएगा और साथ में इनकम टैक्स वाला जो आपकी क्लासेस रहेगी उसमें भी ये चैप्टर काफी लाभदायक रहेगा। यानी इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से भी संबंधित है और साथ में आपका इनकम टैक्स एक्ट से भी ये चैप्टर संबंधित है। ठीक है। तो इनकम टैक्स में जब पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को वहाँ पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट है उस प्ले लिस्ट में इनको शामिल कर दिया गया है। एंड निगम कर नियोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में इस टोटली इसमें बात करेंगे। तो इसमें आपके 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ से बात करेंगे, यानी लास्ट वीडियो में कर चोरी के बारे में बात की थी, कर बचाव, कर निराकरण, विशिष्ट और इसके अलावा मरम्मत प्रतिस्थापित निर्णय के बारे में बात हो चुकी थी। अब बंद करने चालू रखने के संबंध में कर नियोजन के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यानी व्यवसाय को बंद करने या चालू रखने के संबंध में कर नियोजन किस प्रकार से किया जाता है।
तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी के वित्तीय और आर्थिक मामलों के संबंध में सभी वैध लाभ जैसे कटौती है, छूट, भत्ते और रियायतों यानी रिलीफ को ध्यान में रखकर की जाती है, जिससे कर दायित्व न्यूनतम हो सके। ठीक है, यानी व्यवसाय को बंद रखें या चालू रखें इस संबंध में निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा, जो भी मालिक होता है कारखाना का। कर नियोजन अधिनियम की मर्यादाओं के अंतर्गत किया जाने वाला कृत्य है, न कि कर से बचने के लिए बनाया गया कोई संभाव्य यंत्र है, यानी इस पर रूल्स होता है। ये बंद करने या चालू रखने की तरह मरम्मत और प्रतिस्थापन के संबंध में कर नियोजन नियम प्रकाश हो सकता है। एंथोटिकल इसको जल्दी देख लेते हैं, फिर आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें यानी हानि करने वाले व्यवसाय को तुरंत बंद नहीं करना चाहिए, परंतु इससे निम्नलिखित हानियों और व्यय को पूरा करने के लिए निचले स्तर पर धीरे धीरे चालू रखना चाहिए। तुरंत बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देनी होगी और जो भी उनका बकाया सैलरी वो तुरंत देना होगा। छठा नियम क्षतिपूर्ति का भुगतान यहाँ पे करना होता है। इस प्रकार का व्यय कटौती योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवसाय बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे किसी प्रकार से गवर्नमेंट इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है अगर व्यवसाय बंद हो जाता है। तो जिस दिन व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है उस दिन के पश्चात न तो संपत्तियों के हाथ की कटौती मिलती है और न ही व्यवसाय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कोई कटौती मिलती है। इसके अलावा यदि करदाता एक कंपनी है तो धारा 72(1) के अंतर्गत दी गई शर्तों पर इसका विलयन संविलियन किसी दूसरी कंपनी में किया जा सकता है। इसके अलावा यह क्या ध्यान रखना है कि निकटवर्ती कंपनी की दशा में हिस्सेदारी को 49% से अधिक हिस्सेदारी में नहीं बदला जा सकता है, तो जो कि लाभों को पूरा करने की शर्त के अनुपालन के लिए आवश्यक शर्त होती है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी दशा में इस स्थिति से बचने के लिए अंशों का हस्तांतरण उपहार के द्वारा करना चाहिए, यानी गिफ्ट के रूप में उनका ट्रांसफर करना चाहिए, न कि बिक्री के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट वाला चैप्टर में रह गया था। अब आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कराधान क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें बात करेंगे दोहरा कराधान की अवधारणा क्या होती है। फिर इसमें बात करेंगे दोहरे कराधान से मुक्ति प्रदान करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और भारत में दोहरे कराधान से मुक्ति संबंधी प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय कराधान, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो विभिन्न देशों में आयकर, यानी कौन सा टैक्स है ये, आयकर से रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। तो विभिन्न देशों में आयकर से संबंधित प्रावधान भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि भारत का अलग है, यूएस का अलग है, यूके का अलग है, चाइना का अलग है। तो किसी देश में कर योग्य आय एवं उस पर कर दायित्व की राशि दूसरे देश में भिन्न हो सकती है। स्वाभाविक है, रूल्स रेगुलेशन भिन्न है तो राशि भिन्न होगी। अनिवासी की आय यदि विदेश से उदय हुई है, यानी अनिवासी व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो 182 दिन से कम भारत में रहता हो, वो एक तरह से एनआरआई व्यक्ति कहलाता है। तो अनिवासी की आय यदि विदेश में उदय हुई हो और भारत में प्राप्त हुई हो है तो उस पर दोनों ही देश कर लगाएंगे, इसे दोहरा कराधान कहते हैं। ठीक है, अब दोनों ही देश से टैक्स लगाएंगे। अमेरिका में जैसे कोई व्यक्ति अनिवासी व्यक्ति कमा रहा है तो वहां से आय हो रही है और भारत में प्राप्त हो रही है, तो दोनों देश टैक्स लगाएंगे। लेकिन इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कई देशों के साथ में ट्रीटी कर रखी है, यानी संधि कर रखी है दोहरा कराधान से बचने हेतु, तो इसे दोहरा कराधान कहते हैं। अगर दोहरा कराधान लगता है तो उसको ड्यूल टैक्सेशन कहा जाता है। आयकर अधिनियम 61 में दोहरा कराधान से मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों की कर योग्य आय की गणना, अनिवासी की कर योग्य आय की गणना आदि से संबंधित प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कराधान की विषय वस्तु से संबंधित है, विषय वस्तु है। अब दोहरे कराधान की अवधारणा कंसेप्ट क्या है, डबल टैक्सेशन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। दोहरे कराधान से क्या मतलब होता है, एक व्यक्ति की आय पर एक से अधिक देशों द्वारा कर लगाने से होता है, जैसा कि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। इसके अलावा यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब भिन्न भिन्न देशों में कर की गणना करने के प्रावधान भिन्न भिन्न होते हैं। प्रमुख रूप से कर लगाने के निम्न दो आधार होते हैं। अब कौन कितने बेस होते हैं इसमें, दो बेस होते हैं। अब दोनों बेसिस को देखते हैं। एक तो होता है आपका आय के उद्गम के सिद्धांत के आधार पर, क्या होता है, आय के उद्गम के सिद्धांत के आधार पर होता है। और दूसरा होता है फ्रेंड्स दूसरा होता है आपका दोहरा, एक सेकंड रुकिएगा इसमें, एक होता है आपका यानी दोहरा कराधान दे रखा है इसमें। फसली विधि को देखते हैं इसमें, यानी आय के उद्गम के सिद्धांत के आधार पर बात करें यहाँ पे, यानी दोहरे कराधान की अवधारणा है। तो आय के उद्गम के सिद्धांत के अनुसार आय पर वह देश कर लगा सकता है जिस देश में आय का उदय हुआ है। यानी अगर आय के उद्गम के सिद्धांत के आधार पर अगर टैक्सेशन लगाना है तो वह देश इसमें टैक्स लगा सकता है जिस देश में आय का उदय हुआ है, यानी जिस देश में आय कमाई गई है। इसके विपरीत निवास स्थिति के आधार पर कर लगाने की दशा में आय पर वह देश कर लगा सकता है जहां करदाता निवासी है। अन्य शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार करदाता पर निवास स्थिति के आधार पर कर लगाया जाएगा। किसके आधार पर लगाया जाएगा,
ठीक है। इसमें दो विधियां हैं, एक तो आय के उद्गम के सिद्धांत और एक होती है निवास स्थिति के आधार पर। ठीक है, ऊपर वाली विधि वहाँ पे नहीं मिली थी, यहाँ पे एक तो होगी निवास स्थिति के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, और एक लगाया जाता है आपका आय के उद्गम के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दोहरा कराधान का मीनिंग ये रह गया था यहाँ पे। तो दोहरा कराधान का अर्थ है कि एक निर्धारित निर्धारित के हाथों में एक ही आय पर दो बार कर लगाना। भारत में किसी व्यक्ति पर उसकी आवासीय स्थिति के आधार पर कर लगाया जाता है। इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि उसी आय पर किसी अन्य देश में इस आधार पर या किसी अन्य आधार पर उस पर कर लगाई जाए। हालांकि एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है कि एक ही आय को दो बार कर के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों का ध्यान में रखने के लिए आयकर अधिनियम 61 में दोहरे कराधान से राहत के लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही आय पर दो बार टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें दोहरे कराधान से मुक्ति प्रदान करने वाली विधियां कौन कौन सी है? अब इसमें दो तरफा राहत है। ठीक है, कौन सी है? दो तरफा राहत है। एक तो होती है कर मुक्ति विधि, एक होती है कर जमा विधि। तो दो तरफा राहत के बारे में बात करें तो दो देशों की सरकारें आपस में दोहरे करारोपण, जैसे इंडिया हो गया, क्या हो गया, जैसे इंडिया हो गया और एक तरह से यूके मान ले, चाहे आपका यूएस मान ले। ठीक है, इनके मध्य जैसे दोहरा कराधान की नीति भारत सरकार द्वारा कर रखी है। तो इस संबंध में क्या स्थिति होगी? तो दो देशों की सरकारें आपस में दोहरे करारोपण को रोकने हेतु एक अनुबंध, अब ये ध्यान रखना, इस तरीके से फुल फॉर्म आपके एग्जाम आ सकती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके DTAA की फुल फॉर्म हो जाएगी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA कर सकती है, जिससे कि एक ही आय पर दोनों सरकारी कर न लगाएं तथा दोनों देश परस्पर तय कर सकते हैं कि किस आय पर निवास स्थिति के अनुसार या प्राप्ति के आधार पर कर लगेगा। देश, जो भी देश है वो देश तय कर लेंगे कि निवास स्थिति के आधार पर टैक्स लगेगा या प्राप्ति के आधार पर टैक्स लगेगा और कौन सा देश टैक्स लगाएगा। इस तरह के अनुबंध में अलग अलग प्रकार की आय के लिए कर का आधार अलग अलग हो सकता है। इसमें दोनों सरकारें आपस में सहमति से दोहरे कराधान से राहत प्रदान करती है। इसमें किसी भी एक देश को कर प्राप्त होता है तो दूसरे देश को कोई कर प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती है। अब दोहरे कराधान को रोकने का अनुबंध निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है। अब दोहरा कराधान को रोकने से संबंधित जो अनुबंध है वो किस प्रकार से? एक तो होता है कर मुक्त विधि से, तो दूसरा होता है कर जमा विधि। तो दोनों विधियां आपको ध्यान रखनी है, कर मुक्त विधि और कर जमा विधि। ठीक है, ऊपर वाली आपकी कर मुक्ति विधि। तो जब दो देश मिलकर यह तय करते हैं कि विशिष्ट प्रकार की आय जो दोनों देशों के में कर योग्य हो सकती है, उस पर कौन सा देश कर लगाएगा और कौन सा देश कर नहीं लगाएगा, अथवा दोनों देश आय के जिस भाग पर कर लगाएंगे, तो वह दोहरे कराधान से पूर्ण मुक्ति की स्थिति में होती है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि दोनों देश मिलकर तय करते हैं कि विशिष्ट प्रकार की जो आय है जो दोनों देशों में कर योग्य हो सकती है, तो उस पर कौन सा देश टैक्स से लगाएगा, कौन सा नहीं लगाएगा, और या अथवा दोनों देश आय के जिस भाग पर टैक्स लगाएंगे तो वो जिस भाग पर कर लगाएंगे तो वह दोहरे कराधान से पूर्ण मुक्ति की स्थिति होती है। इसके अलावा दूसरी होगी कर जमा विधि है। तो यदि इस विधि में किसी आय पर दोनों देशों में कर लगाया गया है तो करदाता को किसी विशेष तरीके से राहत प्रदान की जाएगी। इस विधि में करदाता को अपनी आय दोनों ही देशों में कर निर्धारण में सम्मिलित करनी होती है, दोनों देशों में एक तरीके से सम्मिलित करनी होती है। इस विधि में दोनों देशों के प्रावधानों के अनुसार कर याद करके जिस देश में कर दायित्व कम आया है उसकी कटौती उस देश के कर निर्धारण में दे दी जाती है जहां कर दायित्व अधिक है। ठीक है, यानी इस कर जमा का मतलब ये होता है कि उसको टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा दोनों देशों के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से किया जाएगा, और जिस देश में टैक्स लायबिलिटी कम होती है तो वहां पे उसका भुगतान किया जाएगा। अब इसमें एक तरफा राहत है। तो एक तरफा राहत के बारे में बात करें यहाँ पे, तो दोहरे कराधान में दो तरफा राहत देना कई बार संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो भारत के सभी देशों से अलग प्रकार के संबंध हैं। जब एक करदाता को दोहरे करारोपण में राहत बिना अनुबंध के दी जाती है तब उसे एक तरफा कर राहत कहा जाता है, क्योंकि भारत सभी देशों के साथ में इस तरीके से ट्रीटी नहीं कर रखा है, कुछ चुनिंदा देशों के साथ में इस प्रकार ट्रीटी हो रखी है। नेक्स्ट है भारत में दोहरे कराधान से मुक्ति संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं? तो इसके दोहरे DTAA के रिगार्डिंग जो प्रावधान है वो देखते हैं। आयकर अधिनियम 61 की धारा 90, 90A, 91 में दोहरे करारोपण से मुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इनमें धारा 90 में दो तरफा कर से राहत के संबंध में दिया गया है, तो धारा 90A में विशेष संस्थाओं को दोहरे कर से राहत के संबंध में दिया गया है। तो धारा आपको ध्यान रखनी है 1961 वाली, और धारा 91 में एक तरफा कर से राहत संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरफा कर से राहत है, धारा आपके 90, धारा 90 में तो है दो तरफा कर से राहत है। 90A में है आपका विशेष संस्थाओं के को दोहरे कर से राहत के रिगार्डिंग है, और 91 है आपका एक तरफा कर से राहत संबंधी प्रावधान है। अब इसमें दो तरफा के बारे में फ्रेंड्स पहले बात करते हैं। तो जब दो देशों के बीच दोहरे कराधान को रोकने संबंधी अनुबंध किए जाते हैं तब उस समय ऐसे अनुबंधों में और भी अनेक बिंदुओं पर अनुबंध किए जाते हैं, अतः इन्हें मैत्री अनुबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो दो तरफा कर राहत को क्या अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, इनको क्या कहा जाता है?
धारा 90 में इसका प्रावधान किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार। और इस प्रकार के अनुबंध को मैत्री अनुबंध भी कहा जाता है। इसको दो तरफा कर रहा को किसको कहा जाता है, दो तरफा जो कर रहा अनुबंध होता है उसको यहाँ पे मैत्री अनुबंध भी कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। मैत्री अनुबंध तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस संबंध में क्या बता रहा है इसमें, इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 90 का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस धारा में निम्न बिंदुओं पर अनुबंध किया जाता है। तो आयकर अधिनियम 61 की धारा 91 केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है, क्या अधिकार देती है कि वह दोहरे करारोपण से मुक्ति हेतु किसी भी देश या विशेष भूभागों से अनुबंध कर सकती है जिसका उद्देश्य निम्न अनुसार हो सकता है। और निम्न आय के समूह द्वारा राहत, निम्न आय के समूह राहत देना, जैसे आय जिस पर भारत में विदेश दोनों जगहों पर कर लगा चुका है उसके संबंध में कर राहत दी जाती है। इसके अलावा आयकर जो भारत या किसी विशिष्ट स्वयं शासित प्रदेश या विदेश में दोनों जगहों कर लगाने योग्य हो उसके संबंध में राहत दी जाती है। इसके अलावा उस आय को निर्धारित करना जो किसी देश या विशेष स्वयं शासित प्रदेश में कर योग्य हो। इस आयकर अधिनियम 1961 एवं अन्य संबंधित देश के कर प्रावधानों के अनुसार दोहरा करारोपण को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार निम्न उद्देश्यों से अनुबंध कर सकती है। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं केंद्र सरकार के रिगार्डिंग, एक तो होता है कर चोरी को रोकने के लिए दोनों देश आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसके अलावा कर वसूली में सहयोग के लिए करते हैं। अब धारा 92 में क्या बता रखा है, केंद्र सरकार द्वारा मैत्री अनुबंध करदाता के लाभ पहुंचाने हेतु किए जाते हैं, न कि उसे किसी लाभ से वंचित करने के लिए। अतः करदाता मैत्री अनुबंध व आयकर प्रावधानों में से उसे चुनेगा जिसमें कर की बचत अधिक होती है। ठीक है। और धारा 93 के अंतर्गत बात करें तो ये अनुबंध में किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है और वे शब्द आयकर अधिनियम में अनुबंध में परिभाषित नहीं है। तो जब तक प्रयुक्त संदर्भ में उनका भिन्न अर्थ न निकलता हो या उनका अर्थ आयकर अधिनियम अथवा अनुबंध के प्रावधानों के विरोध में न हो तो उनका अर्थ वही होगा जो केंद्र सरकार औपचारिक गजट में अधिघोषणा द्वारा इसको अधिसूचित करती है, वो ये अर्थ इसका निकाला जाएगा। इसके अलावा धारा 94 के अनुसार बात करें, यदि कोई करदाता भारत का निवासी नहीं है, एक तरह से एनआरआई है, उस पर कोई अनुबंध लागू होता है तो ऐसा करदाता अनुबंध के अंतर्गत कोई भी राहत तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह भारत के बाहर के देश अथवा स्वयं शासित प्रदेश से कर निवास प्रमाण पत्र टीआरसी का मतलब हो जाएगा आपका टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट, टीआरसी का फुल फॉर्म हो जाएगी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर ले। ऐसा कर निवास प्रमाण पत्र उसे उस देश से प्राप्त करना होता है जिस देश का वो करदाता निवासी है, तो उसको टीआरसी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है दोहरे करारोपण को रोकने संबंधी अनुबंध का प्रभाव देखते हैं यहाँ पे। तो आयकर अधिनियम 61 की धारा 90 के अकॉर्डिंग यदि कोई दोहरे करारोपण को रोकने संबंधी अनुबंध किया जाता है तो इसके निम्न प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इसके कौन से इंपैक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट इंपैक्ट पड़ेगा इसमें, यदि किसी लेन देन के संबंध में कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता है तो अनुबंध के द्वारा उन आय पर कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, पहला तो इंपैक्ट हो जाएगा यानी नेगेटिव इंपैक्ट। दूसरा, यदि करदाता दोनों देशों का निवासी है तो उस देश का निवासी माना जाएगा जहां उसके स्वामित्व में उसका निवासी मकान है, जहां वह स्थायी निवासी है या जिस देश में उसके पारिवारिक या आर्थिक संबंध अधिक सुदृढ़ है तो उस देश का वहां पे उसको निवासी माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, यदि करदाता की किसी आय पर दोनों देशों में कर लगाया जा रहा है तो अनुबंध होने पर, अब दोनों देशों में अगर कर लगाया जा रहा है, अगर वहाँ पे अनुबंध हो रखा है तो अनुबंध हुआ है तो उस संबंध में ऐसी आय पर किसी एक देश में ही कर लगाया जा सकता है, दोनों देशों में यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा क्योंकि जो संधि हो रखी है तो संधि के अकॉर्डिंग पालन करना होगा। इसके अलावा दोनों देशों में कर लगाया जा चुका है तो एक देश में चुकाए गए कर की राशि को दूसरे देश के कर दायित्व में से कटौती की जा सकती है, यानी कटौती की जाएगी, एक तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, यदि आयकर अधिनियम 1961 में दोहरे करारोपण को रोकने हेतु बनाए गए अनुबंध में कर योग्य आय, इसके अलावा कटौती है, कर दायित्व है, संबंधी प्रावधान भिन्न भिन्न हो तो प्रावधान करदाता के हित में है, अतः प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, यदि किए गए अनुबंध में किसी विशेष दशा या किसी विशेष बिंदु के संबंध में कोई प्रावधान न हो तो उसके संबंध में आयकर अधिनियम 61 के प्रावधान लागू होंगे। अगर विशेष दशा किसी विशेष बिंदु के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या कोई प्रोविजन लागू नहीं है तो उस संबंध में सीधा ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन ये एक्ट समाप्त हो चुका है आपका 1 अप्रैल 26 से नया एक्ट 2025 लागू हो चुका है। ठीक है, तो उसके प्रावधान इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लागू हो जाएंगे। यदि किसी देश की सरकार का कर निवास प्रमाण पत्र यानी एक तरह से टीआरसी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट निर्मित करके ये प्रमाणित करती है कि करदाता उनके देश का निवासी है या करदाता के व्यापार की स्थायी स्थापना उनके देश में है तो ऐसे प्रमाण पत्र को दूसरा देश मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, इसमें एक तरह से दूसरे देश के ऊपर यह बाध्यता हो जाएगी।
नेक्स्ट दोहरे करारोपण से राहत देने के चरण कौन कौन से हैं? दोहरे करारोपण से राहत देने के चरण, रेप देने के चरण है। तो इसमें देखते दोहरे करारोपण से मुक्ति प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम यदि करदाता भारत में आयकर, करदाता पर भारत में अगर इनकम टैक्स लगता है, यानी विदेशी कोई व्यक्ति है, तो आयकर अधिनियम 61 के अनुसार उसकी कुल कर योग्य आय याद की जाती है। टोटल उसकी जो भी टैक्सेबल इनकम है वो याद की जाएगी। इसके पश्चात आयकर अधिनियम के अनुसार कर दायित्व याद किया जाता है, जो भी टैक्स है, जो छूट है, डिडक्शन वो घटाई जाती है। अंत में जिस देश में उसी आय पर दोबारा कर लगा है, उस देश के दोहरे करारोपण को रोकने हेतु बनाए गए अनुबंधों के अनुसार कर से राहत यहाँ पे प्रदान की जाती है। अब दो तरफा कर से राहत प्राप्त करने के दो चरण होते हैं, फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। फर्स्ट चरण में बात करें तो भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर दायित्व याद किया जाएगा। सेकंड चरण में बात करें जिस देश में दोहरा करारोपण हुआ है, उस देश के साथ हुए अनुबंध के अनुसार दोहरे करारोपण से राहत यहाँ पे प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी पहले तो फर्स्ट चरण में भारतीय गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जो भी एज पर रूल है वो टैक्स लायबिलिटी याद की जाएगी। और फिर जो दूसरा देश है वहाँ पे जो भी दोहरा करारोपण हुआ है, तो उस देश के साथ में जो भी अनुबंध हुआ है, तो अनुबंध के अकॉर्डिंग जो भी करारोपण की वहाँ पे राशि याद की जाएगी, यानी एक तरह से उसको राहत प्रदान की जाएगी। अनुबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि किस परिस्थिति में किस देश में कर निर्धारण होगा, यानी अनुबंधों में यह भी उल्लेख किया जाता है कि किस परिस्थिति में कैसे कर निर्धारण होगा और कौन सा देश राहत देगा, ये सब पहले से डिटेल होता है, लिखा एक तरीके से एग्रीमेंट होता है। अनुबंध में कर राहत देने की विधि एवं राहत की सीमा का भी यहाँ पे उल्लेख होता है, कितनी राहत दी जाएगी, उसकी कितनी लिमिट होगी, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है वो यहाँ पे दिया होता है। नेक्स्ट है विशेष संस्थाओं को दोहरे कर से राहत है, धारा 90A के बारे में 90 आपके सेक्शन 90 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट धारा आपकी विशेष संस्थाओं को दोहरे कर से राहत, धारा 90A कौन सा है? सेक्शन 90A के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कौन सा फ्रेंड्स? यानी विशेष संस्थाओं को दोहरे कर से राहत के बारे में है धारा 90A। तो भारत की कोई भी विशेष संस्था भारत के बाहर की किसी संस्था के साथ दोहरे कराधान को रोकने हेतु कोई भी अनुबंध कर सकती है। क्या इसमें क्या बता रखा है कि भारत की कोई भी विशेष संस्था हो चाहे कंपनी हो, भारत के बाहर की किसी संस्था के साथ दोहरे कराधान को रोकने हेतु कोई भी अनुबंध यहाँ पे कर सकती है। सरकार अपने गजट में घोषणा करके अनुबंध को स्वीकार करने के प्रावधान बना सकती है। सरकार द्वारा इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अनुबंध को स्वीकार करने के रिगार्डिंग प्रोविजन यहाँ पे सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। धारा 90A में उन सभी बिंदुओं पर अनुबंध किया जाता है जो धारा 90 में दिए गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। अब धारा 90 में कौन कौन से विवरण दिए गए हैं? तो निम्न आय के संबंध में राहत देना, तो वह आय जिस पर भारत एवं विदेश दोनों जगहों पर कर लगा हो, उसका यहाँ पे प्रावधान होगा, विवरण होगा। आयकर जो भारत एवं विदेश दोनों जगहों पर चुकाया गया हो उसका विवरण होगा। इसके अलावा दोनों देश आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे, जो भी सूचना इंफॉर्मेशन है वो एक वर्ष के अंत में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा अनुबंध के प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधान के ऊपर होते हैं, यानी अनुबंध के प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधान के ऊपर होते हैं, यानी सर्वोपरि अनुबंध के प्रावधानों को दिया जाता है सर्वोच्चता। और अध्याय या आपका 10A के GAAR के प्रावधान यहाँ पर लागू होंगे। इसके अलावा यदि अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या आयकर अधिनियम अथवा अनुबंध में न हो तो उनका अर्थ वही होगा जो केंद्र सरकार के गजट में अधिघोषणा द्वारा दिया गया है। यानी इसके कहने तात्पर्य यह है कि अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या अगर आयकर अधिनियम में नहीं है और अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट नहीं है तो उनका अर्थ वही होगा जो केंद्र सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो मीनिंग वहाँ पे निकाला गया वही मीनिंग यहाँ पे होगा। तो कर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना यहाँ पे आवश्यक हो जाएगा, यानी TRC यानी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्राप्त करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपका 24-25 मिनट का हो चुका, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस थ्योरेटिकल में थोड़ा दिमाग बोरिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको धारा 90 का प्रभाव के बारे में बात करेंगे, हस्तांतरण कीमत के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्र कीमत निर्धारण सिद्धांत क्या होता है और इसका महत्व, अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का संबंध में हस्तांतरण कीमत क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एनआरसीओ के साथ लेन देन से आय की गणना धारा 92 संबंधी उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, निष्पक्ष कीमत, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक इसको देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका तो ये चैप्टर चल रहा है, उसमें से आज का ये वीडियो 14 नंबर का क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट आपकी 15 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी साथी को किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो भी सजेशन है, जो भी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है। ठीक है, आपका वेट रहेगा। थैंक यू।